नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे। यह मेरा मैराथन क्लास 4 नंबर है, अतः आप हमारे साथ अंतिम समय तक अवश्य जुड़े हुए रहें। आपको लगातार मदद किया जाएगा और प्रतिदिन महत्वपूर्ण और चुनिंदा बहुत ही मेहनत करने के उपरांत यह प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं। वीडियो को आप अंतिम समय तक जरूर देखें और कोशिश करें कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर ले अपने कॉपी में, ताकि 100% आपको याद हो जाएगा। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। आज का प्रथम प्रश्न है बच्चों कि कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब और कहां हुआ था। ध्यान दीजिए, इसमें कब और कहां हम दोनों डाल दिए हैं। कब भी पूछ सकता है अलग से और कहां भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहां हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था और 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी का जन्म कब और कहां? तो 1916 में। और राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु में आपको टिक आउट कर देना है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस संगीत से है, तो क्या टिक करिएगा? कर्नाटक संगीत से। किसे टिक आउट करिएगा? कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उस्ताद आमिर खां के गुरु जो उनके पिता के भी गुरु थे। ध्यान दीजिए, उस्ताद आमिर खां के गुरु जो उनके पिता के भी गुरु थे, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो ए में आपका है बच्चों उस्ताद उमान अली खां, बी में है उस्ताद फयाज खां, सी में उस्ताद अब्दुल वहीद खां और डी में आपका अलार खां। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि उस्ताद उमान अली खां, अर्थात उस्ताद आमिर खां के गुरु जो उनके पिता के भी गुरु थे, उनका नाम क्या था? उस्ताद उमान अली खां। नेक्स्ट प्रश्न है कि तानपुरा वाद्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तानपुरा वाद्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? ए में है संगीत रत्नाकर, बी में है संगीत परिजात, सी में है आपको संगीत मरकंद और डी में है संगीत समयसार। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत परिजात, मतलब बी नंबर, संगीत परिजात। तानपुरा वाद्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो संगीत परिजात में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका का नाम क्या है? ये आपको आंसर 100% याद होना चाहिए कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका का नाम क्या है? ए में है छाया नौट, बी में अभिनव राग मंजरी, राग होगा ये अभिनव राग मंजरी और सी में है भरत वर्तिकम और डी में है संगीत। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, अभिनव राग मंजरी। अर्थात अभिनव राग मंजरी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो पंडित भरत खंडे साहब, या फिर भरत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो अभिनव राग मंजरी। या फिर पूछ सकता है कि अभिनव राग मंजरी क्या है? तो मासिक पत्रिका। क्या है? मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं? ए में आपका है 5, ए में है 7, बी में है 5 और सी में है 12 और डी में है 8 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5, मतलब बी नंबर। कितना आंसर हो जाएगा? 5 कहने का मतलब कि बी नंबर। स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितना टिक करिएगा? 5। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि सरोद में मुख्य होते हैं, तो इसका ए में आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ तरोब लिखाएगा। इस सब जगह क्या लिखाएगा? तरोब, तरबो, ठीक है, तरबो, ठीक है। सरोद में 4 तार तथा 12 तरबो होते हैं। आपको याद रखना है कि सरोद में 4 तार तथा 12 तरबो होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना बच्चों, ध्यान दीजिए
कि चंद्र नंदन राग का निर्माण किसने किया? चंद्र नंदन राग का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, पंडित रविशंकर या विलायत खां? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अली अकबर खां। अली अकबर खां अर्थात बी नंबर इसका आंसर सही है। चंद्र नंदन राग का निर्माण किसने किया था? तो अली अकबर खां ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, तीव्र में क के साथ शुद्ध में क का प्रयोग किस प्रकार का सूचक है? तो आपको यहां में नहीं म होना चाहिए। क्या होगा? में, म। ठीक है, ध्यान दीजिए। अर्थात तीव्र में के साथ शुद्ध म का प्रयोग किस प्रकार का सूचक है? तो ए में है रात्रि का अंतिम प्रहर, बी में है राधिका प्रथम प्रहर और दिन का प्रथम प्रहर, और डी में है दोपहर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर रात्रि का अंतिम प्रहर। रात्रि का अंतिम प्रहर। नेक्स्ट प्रश्न है, राग में कम से कम कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? राग में कम से कम कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? ए में है 7, बी में है 4, डी में है 6, सी में है 6 और डी में आपका 5 है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 5। राग में कम से कम कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? तो 5 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता है? राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता है? इसमें कोई ऑप्शन बच्चों आपका सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा षडज, स द ज। क्या हो जाएगा? षडज। राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता? क्या टिक करिएगा? षडज। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि पंडित अबोहल, पंडित अबोहल, पंडित अबोहल, पंडित अबोहल कुल कितने स्वरों को माना है? या पंडित अबोहल ने कुल कितने स्वर माने हैं? तो ए में आपका 22, बी में 20, सी में 15 और डी में है 26। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 22। आंसर कितना हो जाएगा? 22। पंडित अबोहल ने कुल कितने स्वर माने हैं? तो 22। पंडित अबोहल के अनुसार ताल के कितने प्राण माने जाते हैं? ताल के कितने प्राण माने जाते हैं? 15, 10, 9, 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10, बी नंबर। ताल के कितने प्राण माने जाते हैं? तो क्या टिक करिएगा? 10। ताल के कितने प्राण माने जाते हैं? 10 है। अगला प्रश्न है, सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस आधार पर वर्गीकृत किए हैं? सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस आधार पर वर्गीकृत किए हैं? ए में ध्रुवा गति के आधार पर, बी में है लोक गीतों के आधार पर, सी में है गतियों के आधार पर और डी में है मूर्छना के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, गतियों के आधार पर। सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो गतियों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, ताल के 10 प्राणों का प्रयोग किस ताल पद्धति में होता है? ताल के 10 प्राणों का प्रयोग किस ताल पद्धति में होता है? भारतखंडे ताल पद्धति, पलुस्कर ताल पद्धति, रविंद्र ताल पद्धति या कर्नाटक ताल पद्धति? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक ताल पद्धति। कर्नाटक ताल पद्धति अर्थात ताल के 10 प्राणों का प्रयोग किस ताल पद्धति में होता है? तो कर्नाटक ताल पद्धति में। अगला क्वेश्चन बच्चों कि सारंगदेव ने अपने ग्राम रागों की कितनी संख्या बताई है? सारंगदेव ने अपने ग्राम रागों की कितनी संख्या बताई है? ए में है 30, बी में है 40, सी में है 32 और डी में है 41 है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर, मतलब 40 है, सॉरी 30 है। सारंगदेव ने अपने ग्राम रागों की कितनी संख्या बताई है? तो 30 है। सारंगदेव ने अपने ग्राम रागों की संख्या कितनी बताई है? तो 30 है। भारतखंडे ने उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट कितने थाटों से चुनकर लिए हैं? ठीक है, तो ए में है 25, बी में है 72, सी में है 32 और डी में है आपका 10। बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपको 32 है। 32 कहने का मतलब है कि सी नंबर। भारतखंडे ने उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट कितने थाटों से चुनकर लिए हैं? तो 32 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या क्या बताई है? सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या
क्या बताई है? तो ए में आपका है 18 से 24, बी में 8 से 18, सी में 8 से 20 और डी में 8 से 19। तो इसका हो जाएगा 8 से 24। मतलब कहने का मतलब है कि ए नंबर आंसर क्या है? सही है। सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या कितनी बताई? तो उपराग आपका 8 है और राग कितना है? 24 बताए इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्य संगीत का रचना काल, अर्थात लक्ष्य संगीत का रचना कब हुआ था? लक्ष्य संगीत का रचना कब हुआ था? ए में 1901, बी में 1909, बी में 1907 और डी में 1910। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर 1907 में। लक्ष्य संगीत का रचना काल कब हुआ था? तो 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, वीणा के दंड की लंबाई होती है, वीणा के दंड की लंबाई होती है 5 फीट, 3 फीट, 2 फीट, 10 फीट है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 फीट। कितना हो जाएगा? 3 फीट। मतलब कहने का मतलब है कि बी नंबर। क्या आंसर हो गया? बी नंबर। वीणा का जो दंड होता है उसकी लंबाई कितनी फीट होती है? 3 फीट की होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर भारतीय वीणा पर पर्दों की संख्या कितनी होती है? एकदम लगातार आप हमारे साथ बने हुए रहिए। उत्तर भारतीय वीणा पर पर्दों की संख्या कितनी होती है? ए में है 22 से 24, बी में 24 से 36, सी में आपका है 22 से 28 और डी में आपका है 20 से 26 है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि 22 से 24, 22 से 24 उत्तर भारतीय वीणा पर पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 22 से 24 उत्तर भारतीय वीणा पर पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 22 से 24 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीण के ब्याज को कितने भागों में बांटा जाता है? वीण, जो वीण बजाने वाला होता है, वीण के ब्याज को कितने भागों में बांटा जाता है? ए में आपका है 10, बी में है 16, सी में 18 और डी में 21 है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 18। आंसर कितना हो जाएगा? 18। अर्थात वीण के ब्याज को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 18 भागों में। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने ठाटों की रचना हो सकती है? यहाँ ठाट लिखाएगा। कितनी ठाटों की रचना हो सकती है? तो ए में है बच्चों आपका 48, बी में है 64, सी में 80 और डी में आपका है 32 है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 32। कितना हो जाएगा? 32 आपको याद रखना है। ठीक है। हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने ठाटों की रचना हो सकती है? तो 32 है। हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने ठाटों की रचना हो सकती है? तो 32 है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि थाट राग पद्धति का आविष्कार किसने किया था? थाट राग पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ए में आपका है पलुस्कर साहब, बी में आपका है भारत खंडे, सी में है वेंकटमुखी और डी में है भरत साहब। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत खंडे साहब, पंडित भारत खंडे। थाट राग पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित भारत खंडे। थाट राग पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो पंडित भारत खंडे। थाट राग पद्धति में शुद्ध स्वर का थाट माना जाता है। थाट राग पद्धति में शुद्ध स्वर का थाट माना जाता है। ए में है बिलावल, बी में है भैरव, सी में है पूर्वी और डी में है कल्याण। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बिलावल, ए नंबर। थाट राग पद्धति में शुद्ध स्वर कितने हैं? कौन है? तो बिलावल है। क्या है? बिलावल। थाट राग पद्धति में शुद्ध स्वर का थाट कौन है? तो बिलावल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित गायन शैलियों व उनके आविष्कारों के नाम को सुमेलित कीजिए। इसका एक और ऑप्शन यहाँ पर बगल में तैयार होता, लड़कों लोग नहीं तैयार कर पाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को कभी और बता दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि सौरी मियाँ और अमीर खुसरो, ठीक है, और हुसैन की। अगला प्रश्न आपका है लखनऊ घराने की नृत्य शैली किस रूप में विकसित हुई है? तो तबला वादन, नटवरी नृत्य, कथा नृत्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर नटवरी नृत्य। लखनऊ घराने की नृत्य शैली किस रूप में विकसित हुई है? तो नटवरी नृत्य। याद नहीं रहेगा?
लखनऊ घराने की नृत्य शैली किस रूप में विकसित हुई है? तो नटवारी नृत्य। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के जयपुर घराने को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? पद संचालन, नेत्र संचालन, हस्त संचालन या ग्रोवा संचालन? बताइए आंसर मित्रों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पद संचालन। क्या हो जाएगा? पद संचालन। अर्थात कथक नृत्य के जयपुर घराने को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? तो पद संचालन के लिए जाना जाता है। किस लिए? पद संचालन के लिए। 8/3 ताल में 8/3 कहने का मतलब है कि 8/3। 8/3 ताल में तत्कार किस घराने में किया जाता है? 8/3 ताल में तत्कार किस घराने में किया जाता है? ए में आपका लखनऊ, बी में है बनारस, सी में है जयपुर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 का बच्चों हो जाएगा ए नंबर। ए कहने का मतलब है आपका लखनऊ घराना। 8/3 ताल में तत्कार किस घराने में किया जाता है? तो लखनऊ घराने में। अगला प्रश्न है कि विद्या मार्तंड की उपाधि से किस संगीतज्ञ को सम्मानित किया गया है? आचार्य बृहस्पति को, पंडित रामकृष्ण बझे को, पंडित भारत खंडे साहब को या पंडित विष्णु दिगंबर साहब को? बताइए आंसर क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, आचार्य बृहस्पति साहब को। इनका पूरा नाम है आचार्य बृहस्पति देव। विद्या मार्तंड की उपाधि से किस संगीतज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो आचार्य बृहस्पति देव को। ब्रज वल्लरी विलास पुस्तक के रचयिता कौन है? ये आपको याद होना चाहिए। ब्रज वल्लरी पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य बृहस्पति, पंडित भारत खंडे, एम एस सुब्बालक्ष्मी या फिर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति अर्थात ब्रज वल्लरी विलास पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस तबला वादक ने 5.25 मागे की एक नवीन ताल की रचना की? ए में है उस्ताद लतीफ अहमद खां, बी में है उस्ताद जाकिर हुसैन, सी में उस्ताद अल्लाह रखा खां और डी में है बिरजू महाराज? बताइए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उस्ताद लतीफ अहमद खां। ए नंबर, उस्ताद लतीफ अहमद खां मतलब ए नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। किस तबला वादक ने 5.25 मागे की एक नवीन ताल की रचना की है? तो उस्ताद लतीफ अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, उस ग्रंथ का नाम बताओ जो अब तक प्रकाशित है। ए में है आपका आनंद संजीवनी, बी में है मनोलास, सी में आपका श्री मल जय संजीवनी और डी में आपका संगीत परिजात है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आनंद संजीवनी। ए नंबर, उस ग्रंथ का नाम बताएं जो अब तक प्रकाशित है? तो आनंद संजीवनी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, सरोद किस वाद्य का अपभ्रंश माना जाता है? सरोद किस वाद्य का अपभ्रंश माना जाता है? तो ये में आपका हो जाएगा बच्चों शारदी बीना। ये क्या लिखाएगा? शारदी बीना। हम लिख दे रहे हैं शारदी बीना। शारदी बीना। बी में है सरस्वती छीना बीना और सी में आपका है बारबरिक बीना और डी में इसी फालतू ऑप्शन दिला गया है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर शारदी बीना। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अर्थात कहने का मतलब है कि सरोद किस वाद्य का अपभ्रंश माना जाता है? तो शारदी बीना का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, संगीत मरकंद ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? या फिर आपसे पूछ सकता है कि संगीत मरकंद के लेखक कौन है? ए में है भरत साहब, बी में है सारंग देव, सी में है नारद और डी में है अबोहल साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। सी कहने का मतलब है कि नारद है। संगीत मरकंद के लेखक कौन है? तो नारद। संगीत मरकंद के लेखक कौन है? तो नारद है। अगला प्रश्न है कि मगधी, संभाविता और पृथुला किसके प्रकार हैं? मगधी, संभाविता और पृथुला किसके प्रकार हैं? आपको बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति आवश्यक प्रश्न है मित्रों।
ए में है पदश्री गतिका, बी में है ध्रुवागान का, सी में है स्वराश्रित गतिका। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है आपका कि पदाश्री गतिका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ध्रुपद गायन शैली के आविष्कार का नाम बताएं। अर्थात ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने किया था। ए में है मानसी तोमर, बी में है मियां शौरी, सी में आपका चांद खां और डी में है गुलाम रसूल। इस क्वेश्चन पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मंतव्य रहा है, तो यहाँ पर आपको हम आंसर बता रहे हैं कि सी सही है, चांद खां। क्या है? चांद खां। इसको रिसर्च करने के बाद रिजल्ट आया कि ध्रुपद गायन शैली के आविष्कार का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आविष्कारक कौन है? चांद खां। अगला प्रश्न है कि सूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली के लिए होता है। तो ए में है पद ख्याल, बी में है ख्याल, सी में है ठुमरी और डी में है सातरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ख्याल के लिए। किसके लिए? ख्याल के लिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, सूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ख्याल के लिए। किसके लिए? ख्याल के लिए। अब आपको ध्यान देना है कि यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे पीडीएफ अवेलेबल हैं जो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर लिखिए, आपको तत्काल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप जैसे लगातार ऐसे ऐसे मैराथन क्लास हम लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डालते रहेंगे। जैसे पार्ट 4 अभी चल रहा है। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखते रहें और जब हम प्रीमियम टाइम लगाते हैं उस समय आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।